मेन स्ट्रीम मीडिया है वो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दे आर नॉट मीडिया, इसीलिए हम उनको गोदी मीडिया बोलते हैं। 4 लेबर कोड मुख्यतः जो लेकर के मोदी साहब आए हैं उसमें हायर एंड फायर की नीति है, स्ट्राइक की ड्यूरेशंस बहुत बढ़ा दी गई हैं, क्रिमिनलाइज किया है बहुत सी एक्टिविटीज को। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से मांगे हैं कि इन 4 कोडों को रद्द करें, वापस लें। ये बिल्कुल भी लेबर फ्रेंडली नहीं है। जिन अधिकारों को हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हासिल किया था और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन से लड़के हमने अधिकार लिए, उन सबको वो मटियामेट करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि सबको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। ट्रुथ ये है कि हमारी EPF, हमारा ESIC, हमारा बीडी मजदूरों का कानून, वो सारे वाइंड अप किए जा रहे हैं और इनको सोशल सिक्योरिटी कोड में डंप किया जा रहा है। दुबई में खोलिए ना बिजनेस, 50% से ज़्यादा 1 अरब चाहिए आपको, खोलिए अमेरिका में जाकर के बिजनेस, सिंगापुर में जाकर के पूछिए। हमारे देश में 100% FDI, मुफ्त की जमीन है, आओ ले लो, जो मर्जी लगाओ, मुनाफा भेजो बाहर, और भाड़ में गया यहाँ का लेबर। तो जो सरकार कह रही है, उन्हीं का जो गोदी मीडिया है वो उसको भां करके बोल रहा है। ये प्रोटेस्ट तो हमारा साहब चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो इस मुल्क में इन गरीब मजदूरों का क्या होगा आप सोच सकते हैं। अगर जनता इनके साथ है, गोदी मीडिया जैसे बोल रहा है इनके साथ है, तो इनको बेईमानी करने की क्या जरूरत है। बोले ना कि ठीक है हम बैलेट पे आते हैं, हम EVM छोड़ते हैं, आइए मोदी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, बोले ना, आए मैदान में। ये डरपोक है, डरे हुए हैं, जबरदस्ती कुर्सियों पे बैठे रहना चाहते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए, इसलिए सेक्शन आफ्टर सेक्शन उनको रोकने के लिए, पाबंद करने के लिए कानून ला रहे हैं। गोदी मीडिया जो सिर्फ सरकार की बैटिंग करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर में, फाइनेंस मिनिस्टर में कोई दुर्गुण नहीं दिखते, जो खड़ी हो जाती है नौटंकी करने के लिए, हर मूव जो प्राइम मिनिस्टर करता है उनको मास्टर स्ट्रोक लगता है। पत्रकार भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन चुका है, चैनल के मालिक भाजपा के एजेंट बन चुके हैं। हमारे पुरखे लड़े थे अंग्रेजों से के भी खिलाफ, और हम आज लड़ेंगे इनके खिलाफ। देखो, एक बार की घूस नहीं चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। काम दो ना सबको। नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हो इन महिलाओं के लिए, सुरक्षा दे नहीं पाते हो महिलाओं को, और नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हो। ये वो कह रहे हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, हमारी जांच करा लो। गुजरात के नहीं, हमारी जांच करा लो, और हम में से कोई भी आदमी आपको गलत पाया जाता, बांग्लादेशी पाया जाता, तो आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करो। 32 साल से पटरी लगाते हैं, 32 साल हो गए पटरी लगाते लगाते मुझे खुद को, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है कि हम बता नहीं सकते। कोई पुलिस वाला आता है, कोई अधिकारी आता है, कोई भी हमें बिना वजह बताए हमको हटा दिया जाता है। कि यही सरकार है जो हिंदू मुसलमान कर रही है, तो ये जब ये नया कानून ला रहे हैं तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन इनका असली निशाना हिंदू है। इस देश के आम गरीब औरतें और हिंदू हैं, तो इसको हमको समझना होगा कि ये राष्ट्र विरोधी, ये हिंदू विरोधी सरकार है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे श्रम कोड कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारे श्रम कोड कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज आप देख सकते हैं कि हर तरफ लाल रंग के लाग परेड दिख रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये क्यों है। सरकारी दावा क्या हो रहा है, इंस्पेक्टर सह फैसिलिटेटर सिस्टम लागू करने में सरकार इंस्पेक्टर राज खत्म करेगी। असलियत क्या है इसको बताया जा रहा है। सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है, मालिकों को छूट देने की नहीं। श्रम अधिकारियों की शक्तियों को कम करके और औचौक निरीक्षण हटाकर कोड ये पक्का करते हैं कि कोई भी श्रम कानून लागू नहीं होगा। जी हाँ, जो कानून अपना लागू हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पर आज एक धरना हो रहा है। लेबर कोड से रोजगार का औपचारिक फॉर्म, सरकार का दावा होगा सभी मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये सरकार दावा कर रही है। लेकिन असलियत जो बताई जा रही है वो ये है, मजदूरों को बगैर काम और वेतन के सुरक्षा के कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स्ड टर्म में काम में धकेला जा रहा है। ये हकीकत बता रही है। तो इस तरह के ये पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ पे सरकार जो दावा बता रही है, यानी कि जो उस कानून के फ़ायदे बता रही है, उसी के बारे में क्या है वो बताया जा रहा है। जैसे लेबर कोड के कारण प्रधान रोजगार कर तक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, ये सरकार का दावा है। लेकिन असलियत यहाँ पर बताई जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को बढ़ावा
देकर और हाउसिंग, सफाई और सुरक्षा जैसी ज़रूरी कामों को लेकर कोर वर्क से हटाकर लेबर कोड मजदूर को हमेशा के लिए अनिश्चितता में फंसाते और जाति के आधार पर मजदूरों के साथ भेदभाव करते हैं। और फिर ये देखिए, ये सरकारी दावा है, कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन का भुगतान होगा। फ्लोर वेज लाकर और वेतन तय करने के फॉर्मूला में बदलाव करके कोड असल में न्यूनतम वेतन और कम कर देगा। अंतर लेबर कोड मजदूरों के वेतन और कम करेंगे और देश के असमानता बढ़ाएंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी कि जो सरकार कह रहा है और उसके दावे के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग मजदूर संगठन यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए, सारे इधर की तरफ दिखाइए, ये सब अलग अलग मजदूर संगठन एक साथ आए हैं यहाँ पर अपनी बात को कहने के लिए कि जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की क्या असलियत है। तो हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आज वो यहाँ पर क्यों हैं। आप भी आए हैं? किस लिए आए हैं आज? ये मोदी साहब जो कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ वो इलेक्शन ले रहे हैं। अच्छा। जो महंगाई के खिलाफ, मजदूरों की जो मांग डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसके हम खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ। तो ये पूरी होनी चाहिए। हम परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, लेबर सकता परेशान है। तो आप कहाँ से आए हैं? ये दिल्ली से हैं हम। दिल्ली से ही हैं यहाँ पे? चलिए देखिए, सब लोग हैं यहाँ पर। आइए लोगों से औरों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस तरह के बैनर पोस्टर लग गए हैं। ये देखिए, डैम के नाम पर कॉर्पोरेट परस्ती और किसानों से धोखाधड़ी करना बंद करो। किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था। आइए जानेंगे कुछ और लोगों से कि यहाँ पर वो लोग क्यों हैं। तो देखिए, इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है और वो बताया जा रहा है कि किस तरह से सरकार मजदूरों के हक का हनन कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं, पक्के रोजगार की गारंटी दो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के अधिकार छीनना बंद करो, गुलामी के दस्तावेज, नारो श्रम कोड कानून रद्द करो, AICTE, ये सब आंदोलन है। इन सब के लिए यहाँ पर हो रहा है। ये सब लोग हैं, डैम के नाम पर कॉर्पोरेट परस्ती और किसानों से धोखाधड़ी बंद करो। जो चीज़ें हो रही हैं, किसानों के साथ जो बातें हो रही है, उनके हकों को जो ख़त्म करने की बात हो रही है, उसमें क्या, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? चलो, ये भी आए हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से सब लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे मित्र योगेश जी भी मिल गए, इन्होंने बुलाया था। आज यहाँ पर फिर आप आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, ये 2020 में जब काले कृषि कानून बनाए गए थे, तभी ये श्रम कोड भी तभी 2020 में पास किए गए थे। वेज कोड है वो 2019 में पास किया गया था, और 3 जो कोड हैं वो 2020 में जब कृषि कानून पास किए गए थे तब सेम था। किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ, सवा साल के आसपास आंदोलन चला, तो सरकार को मजबूर होकर वो वापस लेना पड़ा। और सरकार को डर था, इसलिए सरकार ने 5 साल तक इनको होल्ड रखा। और अब इन्होंने देखा कि बिहार में इनका सुपर डुपर वो आ गया है ना, जनमत आ गया है, 202 सीटें आ गई हैं, और उनको लगा कि अब शायद उनका कोई विरोध नहीं होगा। तो अब उन्होंने इस चीज़ को लागू कर दिया है। लोग देख रहे थे कि ये सरकार पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, ये सरकार नोटिफिकेशन ला क्यों नहीं रही है? 2020-2021 से लोग देख रहे थे कि सरकार को क्या डर है। तो उनको यही डर था कि जिस तरीके के कृषि कानून के द्वारा सरकार को घुटने टेकने पड़े थे, कभी देश का मजदूर आंदोलन जाग गया और वो संगठित हो गया, तो केवल घुटने टेकने से काम नहीं चलेगा। वो इस मोदी सरकार को केवल वोट के दम की बात नहीं है, वैसे भी हम उखाड़ फेंकेंगे अगर देश का मजदूर आंदोलन एकजुट हो गया तो यही है। जो 4 लेबर कोड हैं, ये विशुद्ध रूप से पूंजीपरस्त हैं। आप शेयर मार्केट देख सकते हैं, 4 लेबर कोड लागू हुए हैं, उसके बाद शेयर मार्केट में उछाल है। और शेयर मार्केट में उछाल होने के कारण तमाम मीडिया पे ये आ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जो एंकर जो भाषा बोलते हैं, उनकी तो क्या ही बात की जाए। उनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई उनका मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ दम भी होगा। वो बोले रोजगार बढ़ जाएगा,
77 लाख रोजगार बढ़ जाएगा। एक न्यूज चैनल ने नव भारत टाइम्स में शायद ही आया है कि 77 लाख रोजगार बढ़ जाएगा। अरे भाई 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाया जाएगा तो 77 लाख नहीं कई करोड़ रोजगार कम हो जाएगा। और मैं बवाना औद्योगिक क्षेत्र में काम करता हूँ, वहाँ पे 50% वर्कर अभी भी 12 घंटे काम कर रहा है, जिसको 12 घंटे का सिर्फ 12,000 रुपये मिल रहा है, जबकि 8 घंटे का 18,000 रुपये कानून है दिल्ली में, 18,500 रुपये। तो कहने का मतलब जो सरकार दिल्ली में श्रम कानून लागू नहीं कर सकती, वो सरकार देश में क्या करेगी। 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की अराउंडिंग दिल्ली की संसद के दिल्ली है, 40 किलोमीटर में तो आप श्रम कानून लागू नहीं कर सकते। और मैं बवाना औद्योगिक क्षेत्र की बात बताऊं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10% मजदूरों का केवल ESI है, PF भी नहीं है। PF तो 1% वर्कर का भी नहीं है। कोई इक्का दुक्का आदमी का PF होगा तो नहीं होगा नहीं तो मैंने जिससे भी सुना है वो बोलते हैं हमारे पास सिर्फ ESI है। वो भी कितना, 100 में से 2 4 5 मिल जाएंगे। ज़्यादातर 90 तो ऐसे आदमी हैं जिनके लिए तो श्रम कानून नाम की कोई चीज़ भारत में है ही नहीं। जैसे SEZ बनाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि वहाँ भारत सरकार के कानून लागू नहीं होंगे। बवाना औद्योगिक क्षेत्र SEZ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कोई श्रम कानून लागू नहीं हो रहा है। और कानून की बातचीत की जाए तो बहुत मजदूर विरोधी हैं। जो सेफ्टी कमेटी की बात है, हर कंपनी में सेफ्टी कमेटी का कानून था पहले, अब 500 मजदूर होंगे तो सेफ्टी कमेटी बनेगी। मतलब सेफ्टी की बात ही नहीं कर सकते अगर 499 मजदूर भी हैं। जो गंभीर उद्योग हैं, जो केमिकल उद्योग हैं, जहाँ पे दुर्घटना के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे 250 वर्कर पे बनेगा। जो फैक्ट्री एक्ट है, जो 10 वर्कर जहाँ बिजली से काम होता है वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता था, अब उसको 20 कर दिया गया है। जहाँ बिजली से काम नहीं, मैनुअल काम होता है, वहाँ 20 पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता था, वो उसको 40 कर दिया गया है। जो डबल ओवर टाइम है वो कहीं दिया नहीं जा रहा ज़्यादातर जगह, ठीक है। डबल ओवर टाइम के जो घंटे हैं उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब छूट दे दी गई है। आज पहले जो कानून था उसमें 3 महीने में आदमी 50 घंटे केवल ओवर टाइम कर सकता था। हालात क्या है, 100-150 घंटे लोग 1 महीने में ओवर टाइम कर रहे हैं। कानून लागू होने के बाद ये था अगर कानून हट जाएगा तो ये जो मालिक लोग नंगा नाच करेंगे। तो ऐसे तमाम प्रावधान हैं कि जो यूनियन बनाने का अधिकार है उसको बहुत ज़्यादा कठिन कर दिया गया है। मैं एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कहीं पे मजदूरों के साथ गलत होता है, मैं उसमें जाके भागीदारी करूँगा। और उस जो धरना, उस हड़ताल को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो सरकार मालिकों के पक्ष में है, जो सरकार मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर देगी। तो मेरे को 10 लाख का जुर्माना, मेरे को 2 साल की सज़ा। अगर मैं किसी गरीब आदमी के हक अधिकार में उसका साथ देने जाता हूँ तो मेरे को 2 साल की जेल हो जाएगी। ये तो पूरा अंग्रेज़ों की तरह जैसा होता था वही शुरू हो गया। वही एकदम से, मतलब जो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट होते थे, देखो मजदूर कम पढ़ा लिखा होता है, उसको अपने श्रम कानून, उसको कैसे अपनी यूनियन की लड़ाई लड़नी वो नहीं लड़ पाता है। तो जो कॉमरेड होते थे, जो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट होते थे, वो उनकी मदद करते थे। आज इन्होंने अपराधीकरण कर दिया है पूरे ट्रेड यूनियन मूवमेंट का। और मतलब हर तरीके से मैनेजमेंट के आदमी को वो कर्मचारी की परिभाषा में डाल दिया है, जिससे कोई भी यूनियन बनेगी उसमें मैनेजमेंट के आदमी को डाल दो और उस यूनियन को अपनी पॉकेट यूनियन बना लो। तो मतलब हर तरीके से जो कानून है मजदूरों के खिलाफ बना दिए गए हैं और ये काले कानून हैं, इनका हमें विरोध करना चाहिए। देखिए सब लोग खड़े हुए। सर आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है, किस लिए आज आपको क्या लग रहा है क्यों आए हैं? यहाँ पे तो मजदूरों की बात हो रही है, किसानों मजदूरों की भी बात हो रही है और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा हमारे साथ है। एंड प्राइमरीली 4 लेबर कोड मुख्यतः जो लेकर के मोदी साहब आए हैं, उसमें हायर एंड फायर की नीति है। स्ट्राइक की ड्यूरेशन बहुत बढ़ा दी गई हैं, क्रिमिनलाइज किया है बहुत सी एक्टिविटीज़ को जो लेबर वेलफेयर और लेबर एक्टिविज्म में ज़रूरी थी। AITUC का फॉर्मेशन 1920 में हुआ। अंग्रेज़ों की कंपनियां थी और हिंदुस्तानी उसमें नौकरी करता था। लड़ाइयाँ लड़ लड़ के तब जा कर के श्रम कानून बने
उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी हुए। एक गरीब मजदूर के पास लेबर कोर्ट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, और जब आप कानून को कमज़ोर कर देते हैं तो वो उस लेबर ट्रिब्यूनल में भी नहीं लड़ सकता है। ये मुख्यतः लड़ाई है। मिनिमम वेजेस हैं, यहाँ पे मिनिमम वेजेस 25,000 26,000 बोलेगी सरकार, लेकिन आप फैक्ट्री के हेल्प के अंदर जाकर के हेल्पर से पूछेंगे तो बोलेगा 7,000 8,000 9,000। सो इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट देयर। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार से मांगे हैं कि इन 4 कोडों को रद्द करें, वापस लें। ये बिल्कुल भी लेबर फ्रेंडली नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, आप ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन वो ह्यूमन कॉस्ट में नहीं हो सकता। दुबई में खोलिए ना बिजनेस, 50% से ज़्यादा 1 अरब चाहिए आपको, खोलिए अमेरिका में जाकर के बिजनेस, सिंगापुर में जाकर के पूछिए। हमारे देश में 100% FDI, मुफ्त की ज़मीन है, आओ ले लो, जो मर्जी लगाओ, मुनाफा भेजो बाहर, और भाड़ में गया यहाँ का लेबर। तो दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट इट, और ये कंटिन्यू करेगा। 2019 में से इन्होंने शुरू कर दिया था इसको लाना, हम तब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने ज़बरदस्ती 2-3 चीज़ें करी। एक तो अभी का इम्प्लीमेंटेशन, उसके पहले बीजेपी ने करा कि हमारे जो स्टेट के जो राज्य सरकारें हैं उसके ज़रिए हम इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों में लाएंगे। तो अब ये प्रोटेस्ट तो हमारा साहब चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो इस मुल्क में इन गरीब मजदूरों का क्या होगा आप सोच सकते हैं। सर एक चीज़ और भी समझा दीजिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रही है जब से कानून आया है शेयर मार्केट चल रही है और देश बहुत तरक्की कर रहा है, इसकी क्या हकीकत है ये भी दर्शकों को बताइए। देखिए, शेयर मार्केट कैन नॉट बी, शेयर मार्केट को आप देश की प्रगति का मैं एक तो सूचांक मानता नहीं। शेयर बाजार ठीक है, अपनी जगह है, मार्केट रिफॉर्म्स अपनी जगह है, लेकिन गोदी मीडिया जो सिर्फ सरकार की बैटिंग करती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर में, फाइनेंस मिनिस्टर में कोई दुर्गुण नहीं दिखते, जो खड़ी हो जाती है नौटंकी करने के लिए, हर मूव जो प्राइम मिनिस्टर करता है उनको मास्टर स्ट्रोक लगता है। सो आई मीन वी डोंट सपोर्ट इट। हम नेशनल मीडिया को नहीं मानते हैं। नेशनल मीडिया में मैं भी जाता हूँ, डिबेट्स करता हूँ, वो अलग इशू है, बट देन वी डोंट बिलीव इन इट। पत्रकार भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन चुका है, चैनल के मालिक भाजपा के एजेंट बन चुके हैं, पार्टी को फंडिंग करते हैं, पार्टी का समर्थन करते हैं। चैनल कम, पत्रकार कम, एड एजेंसीज ज़्यादा बन चुकी हैं। दैट इज़ वेयर इट स्टैंड्स। सर अभी क्या हकीकत है मजदूर कानून की, क्या स्थिति? क्योंकि दिल्ली में हमने गए, बवाना क्षेत्र में गए, वहाँ पे दिल्ली में आपको वेजेस नहीं मिल रहे हैं। हाँ। और सब पूरी बात हो रही है कि हम अर्थव्यवस्था सुधर रही है, अमृतकाल चल रहा है, सब चीज़ों का। देखिए, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर आप जाएंगे, सबसे पहली चीज़ 60 से 70% फैक्ट्रियाँ चलती नहीं है नोटबंदी के कारण। छोटे बिजनेसमैन को आपने मारा, छोटे ट्रेडर को आपने ख़त्म किया, सीलिंग जैसी चीज़ें आप लेकर के आ रहे हैं, जगह जगह आप मजदूरों की बस्तियां तोड़ रहे हैं। ये तो एक तरफ हो गया साहब, सौंदर्यीकरण के बहाने से। और दूसरी तरफ जो है, आप जो छोटी मोटी ये गरीब के पास है कम पैसे की, मैं कह रहा हूँ ना, 25 से 26 हज़ार तो रिटर्न कानून है, मिलता 7, 8, 9 हज़ार है, उसमें भी बिना नोटिस के निकाल देंगे। आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, उंगलियां कट गई, कोई मुआवजा नहीं है, कहाँ जाएगा लेबर? लेबर ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट के अलावा कहीं जा सकता है? वहाँ पे कानून आपने टोटली पक्ष में बना दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो मालिक कहेगा वो सही, जो मजदूर कहेगा वो गलत। तो क्या स्थिति आप समझते हैं? इससे स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइज 11 साल में आपकी बंद हुई है सारी। आपने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को फेवर किया है, उन्हीं के समर्थन में नीतियां बनाई हैं। सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं बड़े बिजनेसमैनों को जानते हैं। आप बताइए ना मुझे, कितने स्टार्टअप एक यंग फ्रेशर इंजीनियर करेगा जिसकी जेब में पैसा नहीं है तो उसको सरकार फंडिंग करेगी? कितने बैंक पैसा लगाएंगे? कोई नहीं लगाता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, आपने पता चला कि किस तरह से यार, किस तरह से ये हकीकत पता चलती है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आपको दिखाई देती है। तो सब तरफ से लोग आ चुके हैं, हर तरफ से यूनियन वाले यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश हम लोग करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? CITU। अच्छा, तो क्या किस लिए आज यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं? धरने के लिए आए हैं। अच्छा। 4 कानून वापस लेने के लिए। तो किसानों का लेबर लॉ सबसे परेशानी आम आदमी को हो रही है, गरीबों को हो रही है? गरीबों को हो रही है और आम आदमी को हो रही है। चलिए, और किसी को ना, लाला को फायदा हो रहा है, जो बड़े लाला है बस। मतलब कि अमीरों को फायदा हो रहा है, गरीबों का नुकसान। गरीबों का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान। तो आप दिल्ली से ही हैं कि बाहर से आए हैं? नहीं, हम पंजाब से हैं। पंजाब से आए, इसी के इसमें आज जो ये प्रोटेस्ट है यहाँ पे, तो मजदूर और किसान विरोध दिवस के। हाँ जी, हाँ जी, विरोध के वक्त में आए देखिए, ये लोग मोदी के खिलाफ आए हैं। मोदी 4 कानून वापस लेना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस बस। तो देखिए, अलग अलग जगह से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, इस तरह से हुआ है चीज़ों का। और यहाँ पर भी बात चल रही है, अब देखेंगे कि और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये भाई रेडी पटरी वालों की क्या समस्या है? रेडी पटरी वालों की समस्या बहुत है सर। हम 32 साल से पटरी लगाते हैं, 32 साल हो गए पटरी लगाते लगाते मुझे खुद को,
लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है कि हम बता नहीं सकते। कभी हमारा माल जब्त कर लिया जाता है, कभी हमको नीचे, कभी हमको ऊंचे, कभी हमको कानूनी पेचों में फंसाया जाता है। हालांकि हमारे लिए 2014 के अंदर एक्ट बन चुका है और 2014 के अंदर हमारे लिए कानून बन चुका है कि हमको स्थायी वेंडर बनाया जाएगा और जहां पर हम काम कर रहे हैं वहीं पे हमको लाइसेंस दिया जाएगा, पक्का किया जाएगा। लेकिन आज 32 साल से जो है संघर्ष करते करते हमको आज तक रेहड़ी पटरी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई हमको। पर वो मोदी जी तो मुद्रा लोन दे रहे हैं, स्वनिधि लोन दे रहे हैं, उसका क्या? मुद्रा लोन ले रखा है सर। मुद्रा लोन 10,000 का भी लिया, 20,000 का भी लिया, 50,000 का भी लिया, लेकिन आज भी हम परेशान हैं। आज भी हम बाजार लगाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान है, संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारा बाजार हटा दिया जाता है किसी भी बहाने से, किसी भी कोई पुलिस वाला आता है, कोई अधिकारी आता है, कोई भी हमें बिना वजह बताए हमको हटा दिया जाता है। तो आप लोगों के पास तो वेंडर लाइसेंस होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? सर वेंडर लाइसेंस है, सब कुछ है, कोर्ट का आदेश है हमारे पास, उसके बावजूद भी हम अपना ठेया नहीं लगा पा रहे, अपना बाजार नहीं लगा पा रहे। कोई प्रशासन ये बताने को तैयार ही नहीं है कि हमको क्यों हटा रहे हैं। हमको बिना बताए हटा दिया जाता है सर, जब प्रशासन का दिल चाहता है, जब हम हट जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने भी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी कवर किया था। ये बड़ी समस्या थी। कुछ कहा जाता है कि सिलेंडर वाला आधे घंटे नहीं रुक सकता, एक जगह ये नहीं हो सकता है। अब जो कोई काम कर रहा है वो आधे घंटे में कैसे होगा? लाइसेंस है, वेंडर जोन अभी तक नहीं बने, कुछ डिसाइड। सर टीवीसी को डिसाइड करना था, हमारा वेंडिंग जोन टीवीसी को डिसाइड करना था, लेकिन टीवीसी अभी तक जो है गठित ही नहीं हुई है, उसका चुनाव ही नहीं हुआ अभी तक। और जो टीवीसी पुरानी है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्योंकि अभी तक हमारे जो बड़े अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो अब हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम एमसीडी को पर्ची कटवाएंगे, हम एमसीडी को पैसे देंगे, हम एमसीडी को सरकार को जो है क्या नाम है किराया देंगे, लेकिन हमसे एमसीडी किराया लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि अभी पिछले 6-7 महीने पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा हर जगह ये हो रहा था कि रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था चीज़ों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह का वर्ग है, वो वर्ग है जो काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है और अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पर खड़ा है। उम्मीद है कि इन लोगों की आवाज़ पहुँचेगी और सरकार कुछ करेगी। चलिए आप करिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, एक तरफ ये धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, आप बता रही हैं, एक तरफ चमचमाता हुआ मीडिया बता रहा है कि जो कोर्ट कानून आया है वो बहुत भलाई में है, हमारा सेंसेक्स कितना हो रहा है। तो हमारी जनता जो है वो सच जानना चाहती है, वो क्या हकीकत है? देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दे आर नॉट मीडिया, इसीलिए हम उनको गोदी मीडिया बोलते हैं। हमें भरोसा है कुछ सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, कुछ स्वतंत्र पत्रकारिता जो करते हैं, उन पे भरोसा है कि आज पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो उसको नोटिस करेंगे और उसको पब्लिसिटी भी देंगे। देखिए, वो कह रहे हैं कि वो सब्ज बाग दिखा रहे हैं कि लेबर कोर्ट्स बड़ा महान काम करने वाले हैं। हमारा कहना है कि आप हमें ब्रिटिश राज में धकेलोगे। जिन अधिकारों को हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हासिल किया था और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन से लड़के हमने अधिकार लिए, उन सबको वो मटियामेट करना चाहते हैं। उसी हिसाब से यूनियन की रजिस्ट्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट बनाई जा रही है और जो कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स है उनको डिफ़िकल्ट किया जा रहा है। लेबर कोर्ट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, ट्राइब्यूनल शुरू कर दिए जाएंगे, यूनियन की डी रिकॉग्निशन, डी रजिस्ट्रेशन आसान बनाई जा रही है, हड़ताल के हक को छीना जा रहा है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया जा रहा है तो रेगुलर जॉब्स नहीं मिलेंगे, काम के स्थान पे जो सुरक्षा के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड लाया वो हमारे जो सुरक्षा के अच्छे कानून थे उनको भी डंप कर रहा है। मिनिमम वेज की डेफिनेशन बदली जा रही है, वेज का कंपोनेंट बदला जा रहा है, उसके वेज के नेगोशिएशंस के लिए जो ट्रेड यूनियंस का रोल था उसको ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह पे सो कॉल्ड एक्सपर्ट के नाम पे वो अपने प्यादों को वहाँ पर बिठाएंगे। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी का झुंझुना दिखाया जा रहा है। बच्चे रो रहा है बच्चा तो उसको चुप कराने के लिए झुंझा दिखा रहे हैं आप कह रहे हैं कि सबको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी।
ट्रुथ ये है कि हमारी ईपीएफ, हमारा ईएसआईसी, हमारा बीडी मजदूरों का कानून, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, हमारा मिनरल वर्कर्स का जो बोर्ड है, ऐसे ही सेवरल स्टेट्स के अंदर हमारे बोर्ड्स हैं जो वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देते हैं, वो सारे वाइंड अप किए जा रहे हैं और इनको सोशल सिक्योरिटी कोड में डंप किया जा रहा है। इनके तो सिस्टम थे, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे डिस्बर्स होगा, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है उसमें नहीं बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो ये लोगों को भरमाने के लिए है कि सब कवर हो जाओगे तुम। तो जो सरकार कह रही है, उन्हीं का जो गोदी मीडिया है वो उसको भां करके बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नीचे मालूम हो रही है। अगर इनको नहीं मालूम होता कि ग्राउंड रियलिटी इस देश में आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़मीन खिसका रही है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को बदलते? क्या उसके अंदर अपनी जेब में रखने वाला इलेक्शन कमीशन बनाते? क्या उसके अंदर चुनावों में धांधलियाँ कराते? क्या उसके अंदर वोट चोरी के जो इल्ज़ाम इन पे लग रहे हैं वो होते? और जिस ढंग से एसआईआर किया गया है और उससे राज्यों की सरकारें चोरी की जा रही हैं और आने वाली 5 सरकारों के ऊपर भी इनकी नज़र है, ये क्यों करना पड़ रहा है इनको? अगर जनता इनके साथ है, गोदी मीडिया जैसे बोल रहा है इनके साथ है, तो इनको बेईमानी करने की क्या जरूरत है? बोले ना कि ठीक है हम बैलेट पे आते हैं, हम ईवीएम छोड़ते हैं, आइए मोदी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, बोले ना आए मैदान में। ये डरपोक हैं, डरे हुए हैं, जबरदस्ती कुर्सियों पे बैठे रहना चाहते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, इसलिए सेक्शन आफ्टर सेक्शन उनको रोकने के लिए, पाबंद करने के लिए कानून ला रहे हैं। और लेबर मूवमेंट तो सबसे बड़ा मूवमेंट है इस देश का, इसलिए उनके ऊपर सबसे पहले हमला। तो उनके ऊपर हमला तो उनके ट्रेड यूनियन राइट्स को ख़त्म करके ही किया जा सकता है। उसी की तरफ सरकार बड़ी है और हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारे पुरखे लड़े थे अंग्रेजों से के भी खिलाफ और हम आज लड़ेंगे इनके खिलाफ। आखिरी सवाल, 100 साल आरएसएस के हो गए हैं, मोदी जी ने उसको बहुत बढ़िया एनजीओ कहा है यहाँ पर, लेकिन आप कुछ अलग ही हकीकत बता रही थी कि अंग्रेज़ों की गुलामी और अब अमेरिका की गुलामी, क्या हकीकत है? ये भी नई ऑडियंस है, उनको समझा दीजिए ज़रा। हकीकत ये है कि जब आरएसएस का फाउंडेशन हो रहा था तो हेडगेवार साहब से, जो उसके फाउंडर थे, उनसे पूछा गया था कि देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तो आपका भी मोर्चा अंग्रेज़ों के खिलाफ है? क्योंकि उसी टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी भी बन रही थी, तो कम्युनिस्टों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे और आज़ाद हिंदुस्तान में समाजवादी समाज बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उसी टाइम में इनका मोर्चा बन रहा था, तो इनसे भी पूछा गया कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ोगे? उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया कि खुदीराम बोस तो शहीद हो गया, करतार सिंह सराभा तो शहीद हो गया, इन्होंने फांसी पे लटका दिया, वो यंग बच्चे जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं, भगत सिंह और उनकी पूरी टीम जो है वो अंडरग्राउंड लगी हुई है अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ये सब नौजवान तो मैदान में हैं। तो उन्होंने कहा कि नौजवान भटके हुए हैं, इनको हम समझाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपके प्रेरणा स्रोत क्या है, तो उन्होंने कहा हिटलर और मुसोलिनी। फिर इनसे पूछा गया कि आपका फ़लसफ़ा क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो उन्होंने कहा नाजीवाद, फासीवाद। कहा ही नहीं, इन्होंने मुंजे को भेजा था इटली, जो मुसोलिनी से मिल के आए थे, जो वहाँ से सीख के आए थे संगठन कैसे चलाना है, और जो उनकी ड्रेस थी ना वो यहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी, काली टोपी, सफ़ेद शर्ट, खाकी निक्कर, जिसको अब निक्कर को इन्होंने पैंट में बदला है। तो इनकी सोच नाजीवादी, फासीवादी रही है, ये हमारा इल्ज़ाम नहीं है, ये इनके गुरु का कमिटमेंट है। उन्होंने कहा ये हमारी सोच है, हमारा इल्ज़ाम नहीं है कि तुम हिटलर के चेले हो, मुसोलिनी के चेले हो। उनके गुरु ने कहा कि उनकी इंस्पिरेशन वही थे। इसलिए जिन लोगों की ये सोच थी और जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ना नहीं चाहते थे और ट्रेड यूनियंस मैदान में थी और लड़ रही थी, 1920 में AITUC बन चुका था पूरे देश के अंदर, सारे देश की जो यूनियनें थी वो एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे आ गई थी AITUC में, तो वो तो लड़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों से लड़ के इस देश के मजदूरों ने ट्रेड यूनियन एक्ट लिया 1926 का। 1922 में हमने हासिल किया अपने खदानों में काम करने वाले, खनिजों में काम करने वाले माइंड एक्ट उनके लिए हासिल किया। हमने 1923 में कानून अंग्रेजों से छीना, कंपनसेशन एक्ट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस। हमने 1935 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हासिल किया और उसको लेकर के हम आगे बढ़े और काम के घंटे सुनिश्चित हो, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, भविष्य की पेंशन दी जाए, ये सब चीज़ों के ऊपर लड़ाई चल रही थी। तो हमारा इल्ज़ाम ये है कि हम तो लड़े, विदेशी हुकूमत के खिलाफ लड़े,
हमारा कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है जो गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स को नोटिफाई करते हुए बोला। कॉलोनियल माइंडसेट इस गवर्नमेंट का है जो हमें ब्रिटिश राज के उस दौर में, भयानक दौर में फेंक रहे हैं जहां 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे मजदूर काम करता था। अदरवाइज क्या है इनका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट? यही है। क्या है इनका काम के घंटों को बढ़ाने का इरादा? वो जो मूर्ति जी हैं उन्होंने कह दिया 70 घंटे कराओ, और एक सुदर्शन साहब आए उन्होंने कह दिया, सुब्रमण्यम जी उन्होंने कह दिया 90 घंटे कराओ। तो तुम हमें फिर से जानवरों वाली जिंदगी में धकेलना चाहते हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। मैं बस एक चलते चलते और से आपके साथ महिलाएं भी खड़ी हैं, ये सब आंदोलन करती हैं, सड़क पर आती हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो 10,000 अकाउंट में चला जाता है और सब कुछ बदल जाता है। इसको कैसे बदलेंगे? देखो, एक बार की घूस नहीं चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए। काम दो ना सबको। नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हो इन महिलाओं के लिए, सुरक्षा दे नहीं पाते हो महिलाओं को, और नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हो। इसलिए ये महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात नहीं है। महिलाएं, पूरा मजदूर वर्ग पिसेगा तो महिलाएं दुगनी पिसेंगी। इसलिए महिलाओं को काम चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, आमदनी चाहिए, चुनाव के दौरान में भीख नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर देखो, ये हमारे मैडम ये लाल किला पे हम बैठते थे, हाँ कुछ हमको भगाया गया, मिला इतने साल से, 40 साल से चलाए गए हैं। अब जहाँ बम विस्फोट हुआ है वहाँ से भी वेंडर्स को भगाया ये देखो सर, ये सारे हमारे पास कागज है सारे। ये है ग्राउंड रियलिटी। हाँ, जो गोदी मीडिया कह रहा है वो ग्राउंड रियलिटी नहीं, ये है ग्राउंड। कुछ भी नहीं है सर। बात कीजिए, बैठते भगाते, पैसे मांगते, क्या करें। आप लोग कहाँ पे लगाते थे? हम लाल किला लगाते थे। और सबको हटा दिया गया? हाँ, सबको हटा दिया। देखिए, सुरक्षा के नाम पर किसी का रोजगार लिया जा रहा है, तो कैसे अब कैसे क्या किसी ने कुछ नहीं आज? कुछ भी नहीं हुआ। 40 साल से धक्के खा रहे सर, और ये हमारे सारे काट है। और 40 साल से समझ लो कि बैठते 50 साल से ऊपर भी हो गई है, मगर बैठने नहीं देते, उधर भगाते ही है, बस उठा दिए सभी को हमको। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर, बताओ? गलियों में भी नहीं घूम सकते, आजकल घूमने का भी कुछ और नहीं है, और कहीं भी बैठते, पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ लोग हैं हम। तो सर अब हमारे बच्चों को हम क्या करें? कुछ भी सरकार हमारे लिए नहीं करते। बस जब भी मीटिंग होती है तब हमारे लिए भागा दौड़ी हमारे पास होती है, बस भागा दौड़ी करते रहो और भागते रहो, मगर होता कुछ भी नहीं है सर। हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? गरीब लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं है हमारे लिए। पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे करेंगे, हम ठिये लगा के बैठते हैं सारे। जो लाल किले के सामने लगते सारा हटा दिया गया, सारा हटा दिया सर। बम किसने फोड़ा और मजदूर के ऊपर जो है सारी के सारी बात आ गई, और मजदूर को सारा का सारा हटा दिया। आप लोग अपना मुझे नंबर देना, हम लोग आके स्पेशल रिपोर्ट आपके कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, हमारा नंबर ले लेना सर। आप आएंगे वहाँ पर। देखिए, ये हमारे साथ रोशन है, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो रोशन, यहाँ पर रोशन और सुदेश हैं। अब ये देखिए, इनकी कहानी भी सुनिए, बड़ी दर्द वाली कहानी है। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ पे थे, अब क्यों इतने परेशान दिख रहे हैं? सर गुजरात के रहने वाले सर, गुजरात के रहने वाले, जहाँ के मोदी जी, अमित शाह के वहाँ के है। हमारे यहाँ पर पैदाइश हमारी दिल्ली में है। 1978 से जब से बाढ़ आई तब से हम यहीं पर हैं। हमारी लेडीज है यहाँ पर, तब से यहाँ पर दुकानें लगाती है। बाहर यहाँ पर कितने बार आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम तुमको ठिये देंगे, कभी क्या है दुकान देंगे, कभी क्या है तुम्हारी कार्ड बनाएंगे। अभी तक कोई भी सुनाई नहीं है। ये कितनी हमारी बुजुर्ग महिला है जो इसके अंदर मर गई है, सब लोग खत्म हो गई है। तब के ये सबूत है, देखो हमारे पास। और आज तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं हुई है हमारे गुजरातियों के लिए, खास करके हमारे कम से कम 500 लेडीज महिला है, और अभी तक किसी को कुछ आज हमको बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। इतनी परेशानी है सर हमें। जो भी आता है सीधा सामान उठा के वाले आते हैं। अभी हार्ट का पेशेंट हूँ मैं, और ये लोग तो मेहनत करके अपने करते ड्राई फ्रूट का ठिया लगाते नीचे, और वो भी नहीं लगने दिया जा रहा है अभी। और सारा का सारा ड्राई फ्रूट उठा के सर इतने परेशान है ना हम कि मत पूछो हमारी इतनी। और ये खबर आपको किसी ना बड़े चैनल में दिखेगी ना किसी बड़े न्यूज़पेपर में दिखेगी। 75 की पर्ची है सर। ये देखिए, 1975 से, और अब एकदम से अचानक से इन लोगों को हटा दिया चांदनी चौक। ये तो उग्रवादी ने बम फोड़ा, और ये भाई आए, ये संदीप भाई है, जी संदीप भाई, आप बड़ा अच्छा किया कि इनको कम से कम इनकी आवाज़ तो पहुँचेगी। नहीं, इनकी आवाज़ से मैं एक और आपके माध्यम से एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो हमारे आम लोगों को पता ही नहीं है।
2014 में बहुत सारे संघर्ष के बाद बहुत देश भर में आंदोलन प्रदर्शन सब हुए। 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि देश के सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को आदेश दिया 4 महीने में इनका सर्वे करके, इनका सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करके, वेंडिंग जोन बना करके इनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में इनके काम करने की व्यवस्था बना करके रिहैबिलिटेशन की बात थी। सिर्फ 4 महीने का समय दिया गया था 2013 में, लेकिन अभी हम 2025 में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। 2014 में यूपीए की सरकार ने कानून बना दिया, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लागू किया गया, जो दिल्ली में और पूरे देश में लागू है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि उस कानून का जो सबसे पहला चरण है, सबसे पहला काम जो है सर्वे करके सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देना, वो भी आज तक इनकम्प्लीट है पूरे देश में। आज 2014 का कानून बनने के बाद 2025 के हम लगभग नवंबर एंड में खड़े हैं, मतलब समझो 12 साल बीत गए हैं। 12-13 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी कोई काम नहीं है। पहला स्टेज के लिए हम लड़ रहे हैं, सर्वे नहीं किया गया, सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया, और आज भी इनके साथ बदस्तूर खदेड़ा जाता है। सबसे मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी 4 दिन पहले लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, पूरे देश में उसके लिए शोक है। हमारा भारतीय पत्रकारिता महासंघ ने लाल किले के पास ही शोक सभा रखा, सब रखा। करने का कारण भी ये था कि वहाँ पर जब रीइंस्टेट हुआ सारा कुछ, जब बाजार अखबारों में छपा कि अब बाजार और लोग पटरी पे आए, लेकिन पटरी वालों को वहां से उखाड़ दिया गया। पटरी पे सारा कुछ आ गया। ये खबर यही थी कि जनजीवन पटरी पे लौटा, लेकिन पटरी पे जिन्होंने जिंदगी, जिन्होंने पटरी को गुलजार बनाया है, सुरक्षित बनाया है, हमारे पथ विक्रेता सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं, गुलजार बनाते हैं, अंधेरी गलियों को रोशन कर देते हैं। इन पथ विक्रेताओं को वहाँ से हटा दिया गया और बाकी सारी दुकानें सब खुली। और उसमें भी विडम्बना ये है कि जो घटना हुई, जो ओवर ट्रैफिक था, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, आज भी वहाँ पे अनऑथराइज पार्किंग है। हमारे पास वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, जहाँ पे हमारे पटरी वाले दुकान लगाते, हमारे महिलाएं दुकान लगाती थी, वहाँ उन्हें हटा करके वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की गई, जिसका कोई जांच नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं है कि कौन गाड़ी आके लगा गया है। 4 दिन पहले घटना हुई और उसके तुरंत बाद में ये अव्यवस्था लाल किले जैसी जगह पर है, और वहाँ पे जिम्मेदार उसका बनाया जाता है पटरी वालों को कि ये दुकानदार शिकायत करते हैं कि ये खतरा है सुरक्षा में। ये वो कह रहे हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, हमारी जांच करा लो। गुजरात के नहीं, हमारी जांच करा लो, और हम में से कोई भी आदमी आपको गलत पाया जाता, बांग्लादेशी पाया जाता, तो आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करो। लेकिन जो हमारा कानूनी अधिकार है, आप उसे कैसे छीन सकते हो? जो सिक्योरिटी में एक्चुअल खतरा है, वो कोई भी मतलब बच्चा भी बता सकता है कि वो भरी हुई गाड़ियां वहाँ पे खतरा है या हमारे पटरी दुकानदार वहाँ पे खतरा है, तो उनको वहाँ पे हटाया जाता है। और इन व्यापारियों में से, अधिकारियों में से किसी ने भी कोई एक सादा सा शोक सभा कर लें, उसमें जो मर गए उनके परिवारों की सुध ले लें, ये किसी ने नहीं किया। सबने ये जरूर किया कि पटरी हटाओ, और हमारी पटरी बंद करा करके रखी। तो हमने अभी उसको भी लड़ाई की, वापस अब वहाँ पे लगा रहे हैं। हमारा बस यही है कि ये जो लेबर कोड के ऊपर बात हो रही है इतनी, इस लेबर कोड में भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बारे में बात की गई है, लेकिन ये बातें सालों से हो रही है। स्ट्रीट वेंडर के लिए सेपरेट कानून है जिसमें उनके सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, लेकिन उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो मेरा सवाल यह है इस सरकार से, प्रशासन से, कि आप एक और कानून पे मारा है। यहाँ सैकड़ों कानून आम लोगों की सुरक्षा के लिए, जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए, काम के लिए, घर के लिए, सब के लिए बना दिए गए हैं। उस पे एक और कानून आप उठा करके ले आए हो, लागू कब करोगे? एक कानून जो इतना बढ़िया कानून है, आज 12 साल का वनवास हो गया उस कानून को, आज तक तो नहीं हुआ आपसे। एक और नया कानून आप ले आए, आप करोगे कब? सिर्फ बैठ के कानून बनाओगे कि कभी कुछ काम भी करोगे? अमल भी करना चाहिए सर। जहां मंदिर और मस्जिद वाली बात आती है, वहां तो ऐसे यूं चुटकियों में काम हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करके उनमें लगा दिया जा रहा, सब किया जा रहा है। लेकिन ये जो महिलाएं, आप देख सकते हो कि कई सालों से हम करते हैं, कई सालों से उम्र बीत गई, उम्र बीत गई 50-50 साल से। अभी आपको हमारे भाई साहब ने रसीदें दिखाई कि कितने साल से ये काम कर रहे हैं। तो आखिर जारी किया हमको, आखिर ये कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये पटरी में? और ऊपर से एक और बात, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन एक जरूरी मुद्दा और टच कर रहा हूँ आपके साथ में, कि जहाँ पे अब बात करी जा रही है दिल्ली जैसे जगह में, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में से दिल्ली एक जगह है। एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, AQI इतना बढ़ा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पटरी वाले, हमारे रिक्शा वाले, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर तो मजबूर हैं उसी खुली जगह पे, खुले वातावरण में काम करने के लिए। ऊपर से आप लाठी मार के उनका वो रोजगार भी छीन लेते हो। एक तरफ आप अपने एसी कमरों में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठे हो, एक तरफ आप
वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर रहे हो, इनका क्या वर्क फ्रॉम होगा भाई? इनके लिए कब आप थोड़ी सी भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, महिलाएं काम करती है लाल किले जैसे जगह पे, और वहाँ पर एक सादा सा शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर ये अपना दिन भर पानी कम पीती हैं और शौचालय नहीं जाती, क्योंकि जितनी बार जाएंगी उतनी बार 10 रुपए इनको देने पड़ेंगे और अपना कमाए। और ये देश की राजधानी दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, जहाँ पर वर्ल्ड पूरे अभी COP30 हुआ है, हमारा देश उसमें शामिल होकर के आया है, पर्यावरण और जलवायु की बात, लेकिन हम तो मजबूर हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई कि 70% से ज़्यादा मौतें एयर पोल्यूशन में भारत में हो रही है। अब भारत में अगर ये हो रहा होगा तो सबसे जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा होगा, और उस दिल्ली में भी जो सड़क पे दिन रात मर रहा है वही उसका सबसे बड़ा आंकड़ा उन्हीं ये में से होगा। मगर हमारे लिए सुविधाएं कुछ भी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई हेल्थ की सुरक्षा नहीं, यहाँ तक कि जो खुद का खून पसीना बहा करके जो 2 पैसे की रोजगार करेंगे उसको भी आप छीन लेते हैं। कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, जिम्मेदार पटरी वाले को बनाते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप कितने कानून बनाओगे, कभी लागू कब करोगे, कब उस आम जनता तक, उस गरीब जनता तक जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी लोग हैं उन तक इसका लाभ कब पहुँचेगा? तो बस इतनी ही बात है। मुझे आपसे मैं मिलता हूँ बाद में। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट था और ये सही बात है कि आप कानून तो बना रहे हैं, उनको लागू कब करेंगे? और क्योंकि ये मजदूर हैं, ये लोग हैं जो इस हवा में काम करते हैं, इस दिल्ली की हवा में काम करते हैं जो एक जहरीली हवा है, और यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। और आपको पता चला होगा कि कैसी कैसी स्थिति में किस किस तरह के लोग हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े अखबारों में नहीं दिखेगा। किसी को नहीं पता होगा कि ये लाल किला के सामने रेडी पटरी लगाते थे, आज इनके जीवन में रोजी रोटी का संकट है। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये लोग सब आए थे, इस तरह के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो ये स्वतंत्र ने सोचा कि आज यहाँ पर बात की जाए तो आप लोगों को पता चला होगा कि हकीकत क्या है, मज़दूरों की हकीकत क्या है, आम आदमी की हकीकत क्या है, किसान की हकीकत क्या है, और जो संघर्ष कर रहा है उसकी हकीकत क्या है। इसी तरह की हकीकत से आपको द स्वतंत्र रूबरू कराता रहेगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात इसी तरह के किसी धरने, किसी लोगों की बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन लोगों ने 21 नवंबर को लेबर कोड नोटिफाई कर दिए, अभी रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। अभी ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने रूल्स भी नोटिफाई नहीं किए, केवल उन पे डिस्कशन की, उनको बनाया गया लेकिन नोटिफाई नहीं किए गए, क्योंकि केंद्र के तहत भी और राज्यों के तहत भी ट्रेड यूनियंस का बहुत आक्रोश और आंदोलन जारी है, और उसकी वजह से लागू नहीं हो पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को मोबिलाइज करना शुरू किया, बिट बाय बिट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ले लो, तुम लोग वर्किंग आवर्स को ले लो, तुम लोग महिलाओं की नाइट शिफ्ट को ले लो, बातचीत करो ट्रेड यूनियन से, इनको लागू करो, ये प्रोसेस शुरू की गई। हम लोगों ने उस पे भी डट करके प्रतिरोध जताया और उसको रोका, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बेशर्मी से 21 नवंबर को जो हमारी डिमांड लगातार इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाने की थी, उसको इग्नोर करते हुए, जो 10 बरस से नहीं हुई है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, और इनको नोटिफाई किया गया। मैं यहाँ मीडिया के साथ ही मौजूद है, मैं ये कहना चाहती हूँ, आजाद हिंदुस्तान के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। किसी भी श्रम कानून में कोई परिवर्तन लाना है तो स्टेक होल्डर्स के साथ बात होगी, उसके वास्ते ट्रेड यूनियंस के साथ भी और एम्प्लॉयर्स के साथ भी बातचीत होगी, और कोई भी चेंजेस लाने की ड्राफ्टिंग के टाइम से चर्चा शुरू होगी। लेकिन इन लेबर कोड्स को ड्राफ्टिंग की स्टेज पे भी, बाद में कंसल्टेशन में भी, रूल फ्रेमिंग में भी, किसी भी स्टेज के ऊपर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई, और जो उन सारी स्टेजेस के ऊपर जिस ढंग से कंसल्टेशन होना चाहिए था वो नहीं किया गया, और पार्लियामेंट के अंदर भी इनके ऊपर बहस नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट सबके डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचल रही है। तो ये दोनों जो प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं, ये संगठित भी हैं, ये लड़ती भी हैं, ये सरकार से कन्फ्रंट भी करती हैं, आंख में आंख मिला के बात करती हैं, उनकी तरफ हाथ उठा के, उंगली उठा के बात कर सकती हैं। ये अधिकार हमको है, हमारे संविधान से भी मिला है, और हमारे और मजदूरों और किसानों के आंदोलनों से भी मिला है, संघर्षों से भी मिला है, कुर्बानियों से भी मिला है। यही दोनों हिस्से थे
गांव और शहर के, इसके साथ साथ समाज के बाकी हिस्से जिन्होंने अंग्रेजी प्रशासन को ललकारा था। बड़ी विडंबना की बात है कि सत्ता के ऊपर बैठे हुए लोगों ने इन लेबर कोड्स को लागू करते हुए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के मजदूरों को कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट करना चाहते हैं। एक उपनिवेशी सोच से हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। जनाब, आप किससे बात कर रहे हो? आप मजदूरों से कह रहे हो, उनकी ट्रेड यूनियन से कह रहे हो। आप कहाँ थे? आपकी माता श्री आरएसएस तो अंग्रेज भक्ति में लिप्त थी। आप तो कह रहे थे कि आपका अंग्रेजी साम्राज्य से कोई झगड़ा नहीं, आप लड़ोगे नहीं। आप तो हमारे नौजवानों को उनके बारे में कह रहे थे जो फांसियों के तख्तों पे कूदने के लिए तैयार थे, कुर्बानियों के रास्ते पे कहानियां लिख रहे थे। आपने कहा वो नौजवान भटके हुए हैं, आप उनको समझाओगे। आपने सीधा सीधा कहा कि हिटलर और मुसोलिनी आपके प्रेरणा स्रोत हैं। आपके गुरु ने सीधा सीधा ये कहा कि फांसीवाद और नाजीवाद आपका फलसफा है, और आप हमें समझा रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट से आप हमें बाहर करेंगे। आप उसी कॉलोनियल दौर के अंदर इस देश के मजदूरों और किसानों को फेंकना चाहते हो। हम भूले नहीं, 1907 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के जो चचा थे अजीत सिंह, उनके साथ मिलकर के मजदूरों का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय, इन दोनों के नेतृत्व में किसानों के ऊपर जो 3 कानून आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन चला था। और तभी एक गाना फेमस हुआ था, एक पोइट्री लिखी गई थी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, और अंग्रेजों को वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थे, जिनको ये मौजूदा सरकार उन काले कानूनों को 2019-2020 में लेके आई, जिसके खिलाफ किसानों को यहाँ लड़ना पड़ा। हम कैसे भूल जाए कि वही लाला लाजपत राय हिंदुस्तान का पहला जो राष्ट्रीय संगठन बना, सारे देश की ट्रेड यूनियनों को सम्मिलित करके बॉम्बे के अंदर AITUC बना, उसके पहले अध्यक्ष थे। हम कैसे भूल जाए कि पंडित नेहरू अध्यक्ष रहे एकटक के, क्योंकि वही एकमात्र राष्ट्रीय संगठन था। 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो बैक कहा गया, और उसी आंदोलन में लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई, उसी में वो शहीद हुए थे हॉस्पिटल के अंदर। हम ये भी भूल जाए कि 1929 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने हिंदुस्तान के इस पहले राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्ष पद को संभाला। इसी तरीके से वीवी गिरी इस संगठन के अध्यक्ष रहे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो भी स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्वकारी साथी थे, वो अपने आप को मजदूर आंदोलन के साथ खड़ा करने में फक्र महसूस करते थे। ये कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट, किससे बात कर रहे हो? हम लोगों ने 19वीं सदी के अंदर फैक्ट्री एक्ट हासिल किया, हमने 20वीं सदी के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट हासिल किया 1926 में अंग्रेजों से लड़के। हमने अंग्रेजों से लड़के 1922 में माइंस खदानों के अंदर उतरने वाले मजदूर जो काम करते हैं उनके वास्ते कानून हासिल किया। हमने 1923 में काम के स्थानों के ऊपर मजदूरों की जो नुकसान होता है, जान माल जाती है, वो अपंग हो जाते हैं, उनके लिए कंपनसेशन के कानून को लिया। ब्रिटिश राज में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लिया, बहुत से कानूनों को लिया, और काम के घंटे सुनिश्चित होने चाहिए। उस लड़ाई को पूरी दुनिया में बढ़ाया जा रहा था, हिंदुस्तान के मजदूर ने बढ़ाया। आप कहाँ थे जिस PMS की तरफ से आप कुछ भइयों को इकट्ठा करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो तो सारे 4 लेबर कोड्स को मानते हैं, आप ही लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, तो हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? RSS जब इस देश के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट को रखते हुए ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी, उसी RSS का मजदूर विंग है PMS के साथियों ने पहले ये कहा था, हम 2 कानूनों को, 2 कोड को सपोर्ट करते हैं, 2 का विरोध करते हैं। लेकिन 21 तारीख को सुबह उन्होंने जाकर के सारे लेबर कोड्स का समर्थन किया और अपने साथ कुछ छुट भइयों को ले लिया। हिंदुस्तान की 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस में
जिसमें एक कोई मायने नहीं रखती है। बीएमएस 11 ट्रेड यूनियंस में से है, उनमें से बीएमएस को छोड़ के बाकी सारी 10 की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इस प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस के साथ है और आंदोलनों में है। इन्होंने किसी को भी पकड़ करके एक 10 के बराबर 10 गिनती बनाने की मीडिया के अंदर चलाई कि ये देखिए वो 10 है तो हम 10 है। अरे हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है। अगर तुमने जिस तरीके से एक एक सेक्टर की यूनियन और फेडरेशन को पकड़ा है, हम सब मिलके करें तो हम 10,000 की गिनती यहाँ लंबे पेपर के ऊपर उन यूनियनों के नाम लिख के दे सकते हैं। किसको धोखा देने की कोशिश की जा रही है, किसे डॉज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम ये समझते हैं कॉलोनियल माइंडसेट रखने वाली सरकार, अंग्रेज भक्ति करने वाले लोग आज अमेरिका भक्ति में जुटे हैं। ट्रंप के टैरिफ से, उसकी घोषणा से हमारे कितने ही सेक्टर्स के ऊपर और किसानों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं, इधर आए बाएं की बात करते हैं। और 4 दिन पहले तो ट्रंप ने यह भी कह दिया, 60-62 बार तो वो कह चुके हैं लड़ाई मैंने रुकवाई, एक बार फिर दोहराया। लेकिन दोहराने के साथ उन्होंने क्या कहा जो हर बार बोलते हैं, मैंने कहा वुड यू डू ट्रेड विद मी और नॉट, इफ यू हैव टू डू ट्रेड विद मी यू हैव टू स्टॉप द वार, ये बोला उन्होंने। लेकिन एक बात और कही, उन्होंने कहा मेरे को शरीफ का और नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके कहा हाँ वी विल स्टॉप द वार। ये मिस्टर ट्रंप की स्टेटमेंट है ऑन कैमरा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? Why he is not refuting it? Why he is not telling Trump is telling lie? Why he is silent? He is silent because that is the truth. तो तुम अंग्रेज भक्ति करते थे, आज अमेरिका की भक्ति में इतने लिप्त हो गए, हमारे मछुआरों पे कष्ट आ गया, हमारे स्मॉल सेक्टर के ऊपर कष्ट आ गया, लोगों की रोजी रोटी जा रही है और ये सरकार मजदूरों को ही कुचलने की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए मजदूरों को फिर से गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं। यूनियन बनाना इन कोर्ट्स में टफ होगा, यूनियन का डी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, यूनियन का डी रिकॉग्निशन बहुत इजी होगा और वेज का स्ट्रक्चर बदल दिया गया है और उसके हिसाब से सारा शेड्यूल 2600 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट थी वो खत्म कर दी गई है। चल पड़े हैं आज तेरी राह पे इस जहान के सारे नौजवान, चल पड़े हैं आज तेरी राह पे, कर रहे हैं वार बार बार वे जालिमों के किले के द्वार पे, कर रहे हैं वार बार बार वे जालिमों के किले के द्वार पे। भूखे पेटों से आ रही सदा, एक नया जहान हम बनाएंगे, लाल झंडा लेकर कामरेड आगे बढ़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के, कृषक श्रमिक के हर समूह से उठ रहे हैं आज नारे क्रांति के। जुल्म और मौत के खिलाफ आज लड़ने की कसम खा रहे हैं हम, जुल्म और मौत के खिलाफ आज लड़ने की कसम खा रहे हैं हम। विश्व को स्वतंत्र करके जुल्म से शोषण का नाम हम मिटाएंगे, लाल झंडा लेकर आगे लड़ते जाएंगे। तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे। ये साझी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूं कि यही सरकार है जो हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन उसके अपने आंकड़े हैं कि जो मजदूर हैं इस देश के अंदर
उसमें 90% हिंदू मर्द और औरत हैं, सिर्फ 10% माइनॉरिटी के लोग हैं। तो ये जब ये नया कानून ला रहे हैं तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन इनका असली निशाना हिंदू है। इस देश के आम गरीब औरतें और हिंदू हैं। तो इसको हमको समझना होगा कि ये राष्ट्र विरोधी, ये हिंदू विरोधी सरकार है। 26 नवंबर जो आज का दिन है, 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर अपने मुखपत्र में, अंग्रेजी के मुखपत्र में लिखा हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति जो है हिंदुओं के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। ये हमारी बहन ने मनुवादी गुलामी वाली शर्म शक्ति नीति वापिस लो, ये जरा उठा दीजिए ऊपर, इसको उठा दीजिए जरा। ये असल में मनुवादी गुलामी वाली शर्म शक्ति है जिसको हमने लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम आप सबको।